नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं, खूनी युद्ध चल रहे हैं, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं वर्ल्ड फेमस सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम आयरलैंड, मिस्टर पीटर एमर्सन। Mr. Peter Emerson was born in Britain in an ordinary but educated family. Peter Emerson is currently serving
as the director of the D. Boda Institute, a Northern Ireland based organization which promotes the use of preferential decision making in all situations of contention in all countries, especially conflict zones like the Balkans, the Caucasus, and now Ukraine. To be more precise, it was Mr. Peterson who propounded and advocated the concept of preferential voting, or what you call inclusive voting. He served as a submariner in the Royal Navy, where he was promoted to first lieutenant. Seeing poverty all around him, Mr. Peter resigned his commission in 1970 to work as a volunteer teacher of maths and physics in a school for the poor in Nairobi. Next, in January 1975, this child of an English Catholic mother and a Protestant Irish father went to Belfast to work in the youth and community sector, especially the peace movement. In the 1981 elections, Emerson stood as one of three ecology candidates with 202 votes. He was the most successful, although he did not come close to election. This led him to become one of the most prominent founders of the Ecology Party in the province in 1983. The party remained extremely small with only 18 members in 1985, when it was renamed as the Green Party. And I should not forget to add that Peter Emerson has been felicitated with more than 25 prestigious academic awards at national and international levels for his social services to world society and mankind at large. Thus, there are so many accolades and achievements to his name, but due to paucity of time, I can tell you in a nutshell that he is a blend of modernity with antiquity. He is a blend of knowledge and wisdom. His multi-talents and remarkable achievements and contributions to society make him a unique human being. And to talk to him, I shall take you to online platform of MS Team, where we shall talk more about democracy, politics, and new approach to voting. So pleasure is solely mine in welcoming one and only the great social activist, His Excellency Mr. Peter Emerson. Good afternoon, sir. Welcome to Life Express. First of all, on behalf of my entire team, which is our Life Express team, and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express, whose motto is global peace and progress. So welcome to Life Express, sir. Thank you very much indeed. Well, based on your academic profile, I believe that you have several, missions, I can say, which are oriented towards well-being of mankind at large. And recently, I have seen your work, and based on that, I have some questions for you today. Well, you believe democracy is the most undefined word in English dictionary. So this is just out of curiosity. We would like to know what sort of, ideal definition of democracy do you seek for, So kindly reflect on this. What is that ideal definition of democracy? So over to you, sir. Okay, thank you very much. And the ideal would be that the people
or their representatives should be able to choose the options. They should not just be given a choice by some prime minister or premier or president or dictator between A and B, between black and white, between yes and no. But the people themselves or their representatives must be allowed to suggest options. And the final choice of options must be taken independently of the executive. And if that happens, then the people or their representatives can then vote on a range of options. And the range should always be a minimum of 4 options and a maximum normally of 6 or 7. But it can go above that, especially if the subject matter is not too serious. It can be contentious, but not too serious. So as long as there is the possibility of compromise, if you have more than 2 options, more than 3 options, then a compromise option or 2 or a few can be on the ballot paper. And if people are then encouraged by the voting procedure itself to express more than one option, then you might be able to find the collective compromise. So the system of voting that we advocate is what we call the modified border count. So in the case of 5 options, a first preference would get 5 points, a second preference 4, a third 3, and so on, but only if the voter has cast all 5 preferences. If you vote for only one preference and say nothing about the other options, then you get nothing for the other options and only 1 point for your first preference. But if you vote for 2 options, then your first preference gets 2 points and your second preference 1. And if you vote for all 5 options, your first preference gets 5 points and your second 4 and 3, 2, 1, etc. So the system encourages the voter to say not only what he, she wants, her favorite, but also to state her compromise options. And if everybody does state a compromise option, you can find the collective compromise. It's quite easy. Great. Very thoughtful of you, sir. And sir, what I came to know recently that you have played a pivotal role, in promoting a concept called majoritarianism. So going by your conviction, it is very clear that you are not in favor of majority voting. Rather, you are advocator of preferential voting. So can you please reflect on the pros and cons of these 2 methods of voting? Over to you, sir. Thank you. Majoritarianism is basically based on the majority vote. So everything is black or white, and there's no compromise. And it also means that somebody, or somebodies, but quite often it is just somebody in the singular, that person can choose the option and then give the people the vote, the choice of just this option, yes or no. And this happened with Napoleon when he became the emperor. It happened with Hitler and Mussolini and Saddam Hussein. These rulers, so-called, they chose the option. They chose themselves, and the people were then given this horrible choice of the emperor, yes or no. Whereas in a real democracy, the fact that you have a majority support, which might only be 50% plus 1, well, so what? Democracy is for everybody, not just for a majority. It's for men and women. It's for Catholics and Protestants, to refer to where I come from. It's for Hutu and Tutsi, to talk of Rwanda. It's for Serb and Croat, to talk of Croatia, and so on. For Russian and Ukrainian, and so on. And for Arab and Jew, and so on. It is for both. And the concept of only some people being able to have all the power, like all the Republicans, that they can have all the power and leave the Democrats with no power at all, when millions of people, okay, there were millions, a few more than millions,
voting for the Republicans, but that win or lose nature of majoritarianism is so divisive, and the division is often artificial. And in its worst case scenario, it is a cause of violence and war. But it is certainly a cause of division. Whereas if you have the voting system that we were talking about, the modified border count on decision making, then it means that everybody is encouraged to vote for their compromise options. It means that people are voting in favor of something or in favor in their order of preference for a few things, but nobody is voting no, nobody is voting against. There's nothing negative. It's all done in a constructive way, like as in Germany with the constructive vote of confidence, as they call it. And if everybody is constructive, then politics itself can become constructive and not divisive, but inclusive. Very nice. Well, when I look at, the case in India, I think in Indian scenario, to be very frank with you, the kind of government we have, or we form our government, I think many a time we are not in the favor of, certain party, but we are in the favor of certain individuals. So we want, performing leaders rather than, a particular party, because a party may or may not perform. But if we have faith in a particular individual, we feel like voting for them. But then the problem is that person is associated with a party which we do not like. So seeing all these things, my vision is something sometimes I wonder, can't we have a party free voting system? This is something I wonder, because this will help us choose the right person, ideal person, because we will believe in that individual rather than party. So what is your take on this, sir? The original American system was a non-party system. A non-party political system is used by the Nunavut in northern Canada. It's also seen in the Channel Islands in the United Kingdom, and it works perfectly well. And if you don't have party labels and you just have a collection of individuals, it works perfectly well. And there's nothing to stop a non-party system of politics if that's what is wanted. It is perfectly possible, but you have to allow for pluralism, and majority voting tends to split people into this, and either you're on one side or you're on the other. And the party system is almost a direct product of majority voting, whereas if you had multi-option preferential voting, it would encourage the sort of democracy that you're talking about. Yeah, sometimes I feel that, a party has its, manifesto or agenda. So similarly, an individual should also have his or her manifesto or agenda for the well-being of society, and based on that, we can, choose the right leaders, So this is what I was thinking of. Yeah. Yeah, that would be, it's perfectly possible. The political parties will oppose it. There are some people who say that democracy works on the existence of political parties, but it doesn't have to at all. It is not a necessary function. It is an artificial construct that came largely as a result of the English House of Commons being divided into one side opposing the other. Whereas if you sit in a circle, which is what people have done for centuries in lots of places, in lots of societies, if you adopt that more inclusive methodology, that inclusive geography, then you can have a more inclusive polity, and it's perfectly possible. Great, great. Well, I think before we conclude, I would like to have your, some, take on ideal model of, society. How do you look at society? Have you ever, visualized any ideal model of society, that a society should or should not be like this? Please. Yeah.
Yeah, a society should not be divided into two, black or white, male, female, rich, poor, Arab, Jew, whatever. A society is, a democracy is for everybody, not just one bit, one faction. And an inclusive democracy must use inclusive voting procedures, not only in elections, but also in decision making. And as you know, there are lots of electoral systems, and some are good and some are better and some are worse. There are also quite a few decision-making systems. Unfortunately, most societies use majority voting. That includes communist China, and includes the Soviet Union, and includes North Korea, and it includes the Islamic Republic of Iran. So everybody is using majority voting. And I don't know why. It doesn't have to be that way. It could be the more inclusive multi-option voting, but that would mean that the people adopting this decision, whether it's the countries in the COP and Baku, or the politicians in the party system or non-party system, it relies on them accepting the possibility that the final solution will be a compromise. Very nice, very nice. Well, sir, talking to you is a great privilege and great delight, but then we have limitation of time, so we shall move to conclude our interaction with your final remarks in the form of a message of peace and progress, because our planet is becoming unlivable day by day for various reasons. So, how would you like to save humanity and mankind by striking a balance between knowledge and wisdom to create an ideal society of harmony and coexistence? Over to you, sir. Okay, thank you. Democracy is for everybody, not just the majority. Therefore, the people should elect a parliament, and the parliament should elect an all-party power-sharing executive. It can be all-party if there are parties. It can be non-party if there are no parties. But it must represent the entire parliament. Parliament should not divide into two, black, white, yes, no, male, female, whatever. Government should represent the entire parliament. The parliament should represent the entire country. So power sharing is the best way to guarantee compromise. And I want to see power sharing in Tel Aviv, and not only everywhere else. Great, great. Sir, we are immensely grateful to you for your scholarly presence with us today and for your enormous, service to mankind. Our jury of Life Express has announced an award for you, and that award is Life Express Award of Iconic Social Activist. And we are really pleased to announce this award. And we are also happy that you are accepting our award. And God willing, we shall connect to you again with some other forum, with some other discussion, with some other issues. So once again, heartiest congratulations, sir, on this achievement. Thank you so much for being with us. Thank you very much. LXP Award of Social Activist is proudly presented to Peter Emerson for his exemplary service to society and mankind on 17th January 2025. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आईके सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था द से दया, और हिंदी का अगला अक्षर या लेटर है ध, और ध से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है धैर्य, जिसे आप इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं।
आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में हम धैर्य खोते जा रहे हैं और नतीजा ये है कि हम अनगिनत समस्याओं को रोज इनवाइट करते रहते हैं। ना तो बच्चों में माँ बाप की डांट, ना ही शिक्षकों की डांट बर्दाश्त करने का धैर्य है, ना ही पति पत्नी में एक दूसरे की समस्याओं को सुनने या समझने का धैर्य है, ना ही वर्क प्लेस पे बॉस के इंस्ट्रक्शंस या डांट सुनने का धैर्य है। नतीजा आपके सामने है। ऐसे में यदि हम थोड़ा धैर्य रखें तो हमारे रिश्ते ना सिर्फ घर परिवार में बल्कि बाहरी दुनिया, समाज के साथ भी मजबूत और मधुर हो सकते हैं। सच में देखा जाए तो धैर्य हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा सफलता का मंत्र है। जब आप धैर्य सीखते हैं तो आप काफ़ी अधिक शांति महसूस करते हैं। इसके अलावा धैर्य आपको धीरज धरने और अधिक प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे अधिक उपलब्धियां प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आ रहा है, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य का साथ कौन देता है, और युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। वास्तव में धैर्य की कमी होने से मनुष्य के मूल स्वभाव में भी कमी होने लगती है। धैर्य के बिना मनुष्य में नकारात्मक भावनाओं का जन्म होने लगता है, जो उसे ठीक से जीवन यापन नहीं करने देता, और धैर्यहीन व्यक्ति अक्सर जीवन में ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं और अनावश्यक नुकसान उठाते रहते हैं। जब आप में धैर्य आएगा तभी आप न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी तनाव कम कर सकते हैं। दूसरों से आप बेहतर संवाद करने की स्थिति में हो सकते हैं। सबके साथ आपके रिश्ते मजबूत और बेहतर हो सकते हैं, और जीवन में किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतर फैसले लेने की आप में एक नई ताकत या क्षमता आती है। भारतीय परंपरा में तो धैर्य को धर्म का पहला लक्षण कहा गया है। एक श्लोक है, धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। यानी धैर्य, क्षमा, दम, चोरी ना करना, सुचिता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध का त्याग, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि धैर्य को यहाँ पहले स्थान पर रखा गया है। इसलिए 2 बातें यहाँ याद रहे कि जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है वह धार्मिक नहीं हो सकता, और जो धर्म धैर्य एवं सहिष्णुता नहीं सिखाती वह धर्म नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें अपने अंदर या समाज में धैर्य बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसके लिए आप सभी जीवन मूल्यों पे या मानवीय मूल्यों पे अमल करें, और साथ में थोड़ा माइंडफुल मेडिटेशन या ध्यान भी करें। तो धैर्य के इस महत्व के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक पारंपरिक मान्यता या वैज्ञानिक कारण की ओर, और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे भारत का ही नहीं अब विश्व का है योग। योग और यज्ञ भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। ये दोनों इतने पुराने हैं जितना भारत का इतिहास। मनुष्यों ने इनके द्वारा ही यहाँ की संस्कृति व सभ्यता को सींचा है। योग वह विज्ञान है जिसके बल पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यानावस्था में भूलोक से परे वायुमंडल, आकाशमंडल व तारामंडल आदि विषम विषयों का ज्ञान अर्जन किया। इसी योग शक्ति से वे निमिष मात्र में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करते थे।
इसी योग के ज्ञान विज्ञान के आधार पर वे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते थे। यही नहीं, स्वेच्छा से वे अपने शरीर को पर्वत समान, विशाल या चींटी जितना लघु बना सकते थे। अपने अनुपम गुणों के कारण अब योग विश्वव्यापी हो गया है। योग की ये सब चमत्कारी क्रियाएं कपोल कल्पना नहीं है, अपितु भारत में एक समय ऐसा होता था। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। पूर्ण योगी बनने के लिए वर्षों की कठोर तपस्या की आवश्यकता थी। तपस्या के दौरान योगी को शुद्ध आहार एवं विचार की आवश्यकता होती थी। जरा सी मानसिक भूल उसकी वर्षों की तपस्या भंग कर सकती थी। योग साधना में क्रोध व काम वासना सबसे बड़े शत्रु हैं। इन दोनों के प्रभाव से बड़े बड़े योगी भी डगमगा जाते हैं। सच्चा योगी बनने के लिए एक योगी को कई स्तरों से गुजरना पड़ता था। एक बाल योगी पहले ऋषि वत्सल कहलाता था, फिर वह ऋषि बनता था और जैसे जैसे उसका आंतरिक व मानसिक स्तर उठता था, राजर्षि या देवर्षि बन जाता था। योग की अंतिम श्रेणी ब्रह्म ऋषि की थी, जिसकी प्राप्ति कठिन थी। इसी कारण सतयुग में भी केवल 2 ही ब्रह्म ऋषि थे। आज के इस युग में इस स्तर के योगियों की कल्पना करना भी कठिन है। इतनी क्षमता प्राप्त करने के लिए योगी को अपनी सारी ऊर्जा संचित करनी पड़ती थी। ब्रह्मचर्य का अटूट पालन, सत्यवचन, शुद्ध विचार, शुद्ध आहार और वाणी माधुर्य व क्रोध का परित्याग सभी अनिवार्य थे। इन सब के साथ ध्यान योग के लिए उसे कुछ अन्य नियमों का पालन भी करना पड़ता था। ध्यान योग के समय उसे गोबर से लिपी हुई भूमि, कुशा के आसन पर सूती या रेशमी वस्त्र पहनकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ अपने विचारों पर अंकुश लगा एकाग्र चित्त हो ध्यान लगाना होता था। जब एक योगी इन सब नियमों का पालन करते हुए ध्यान करता है तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की विद्युत का संचार होता है। उसके शरीर का प्रत्येक अणु सक्रिय हो उठता है, मस्तिष्क में तरंगे उठती हैं और उसका श्वास लयबद्ध होकर न्यूनतम हो जाता है। इन सब तथ्यों की पुष्टि अब पाश्चात्य देशों ने भी की है। उनका कहना है कि योग की अवस्था में मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके शरीर में एक विशिष्ट विद्युत का संचार होता है। उसके मस्तिष्क में अल्फा वेव संचारित होने लगती है। अल्फा वेव मनुष्य में केवल तब उठती है जब वह पूर्ण रूप से शांत व शिथिल अवस्था में हो। एक साधारण व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 श्वास लेता है, पर गहरी ध्यानावस्था में योगी की श्वास गति लगभग आधी होकर 7 से 8 प्रति मिनट हो जाती है, जिसके कारण योगी की आयु वृद्धि होती थी। योग से हम श्वास कम खर्चते हैं, इसलिए अधिक जीवित रहते हैं। योग की शोध साधना में लगे प्राचीन मनुष्यों को जब इस सत्य का ज्ञान हुआ कि योग से शरीर में विद्युत संचार होता है और ऊर्जा पैदा होती है, तो उन्होंने इस पर और अधिक शोध किया। गहन अध्ययन करके उन्होंने योग क्रिया की एक पद्धति तैयार की, जिसमें एक योगी को कब क्या करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस पर बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए,
क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आदि सभी तथ्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला गया है। योग क्रिया की पद्धति के अनुसार योगी को कुश के आसन या फिर मृगछाला या ऊन से बने आसन पर बैठकर साधना करनी होती थी। इन आसनों के पीछे वैज्ञानिक कारण था कि ये सब योगी के शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को जमीन में जाने से बचाते हैं, क्योंकि ये तीनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए विद्युत इनसे गुजर नहीं सकती और योग करके योगी जितनी ऊर्जा अर्जित करता है वह उसके शरीर में ही रहती है। जब एक योगी पद्मासन लगाकर बैठता है तो उसके शरीर के सब अंग प्रत्यंग एक दूसरे से छूते रहते हैं। इसलिए जब योगी के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है तो वह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में ही घूमती रहती है। शिखा में गांठ लगाने और हाथ की उंगलियों को किसी विशेष मुद्रा में रखने से पैदा हुई ऊर्जा शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकल नहीं पाती। सिर पर चोटी, उंगलियों में मुद्रा और पद्मासन में बैठा योगी अंग्रेजी के 8 अंक के समान हो जाता है, जिसमें कोई छोड़ नहीं होता। इसलिए जो भी ऊर्जा शरीर में पैदा होती है वह घूम फिर कर शरीर में ही रहती है। योगाभ्यास के लिए धर्म ग्रंथों में नदी का तट या पहाड़ की चोटी को अधिक उपयुक्त बताया गया है। नदी के किनारे या पहाड़ की चोटी पर बैठकर योगाभ्यास करने का वैज्ञानिक कारण यह है कि प्रकृति की लय, जिसे आप कॉस्मिक रिदम भी कहते हैं, उससे शरीर की लय को तन्मय करना। हमारे दूरदर्शी मनुष्यों ने योग विज्ञान का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। योगी को सात्विकता पैदा करने वाले सूती वस्त्र, शरीर की विद्युत को नियंत्रित रखने के लिए गले में रुद्राक्ष की माला और योग अभ्यास से शरीर में पैदा होने वाली अग्नि को संतुलित व शांत रखने के लिए गाय के घी, दूध का सेवन करने का विधान है। योगाभ्यास के बाद योगी लकड़ी से बनी पादुकाएं इसलिए पहनते थे ताकि योग द्वारा संचित ऊर्जा नंगे पांव चलने से भूमि में रसावित ना हो जाए। लकड़ी की पादुकाओं के पीछे का विज्ञान यह है कि लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए लकड़ी की पादुकाएं योगी की ऊर्जा को उसके शरीर में ही संचित रखती है। जब कोई व्यक्ति लगन से लगातार योगाभ्यास करता है तो उसका मन, शरीर और मस्तिष्क तीनों ही स्वस्थ व स्फूर्त हो जाते हैं। उसका शरीर निरोग, मन शांत व मस्तिष्क तीव्र हो जाता है। उसका व्यक्तित्व निखर जाता है और वह दीर्घायु होता है। आज के युग में सनातन ऋषियों व पतंजलि द्वारा बताए गए कड़े नियमों का पालन करना असंभव है। इसलिए युग के अनुसार जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसे ही करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो पाश्चात्य देशों में आज योग पताका नहीं फहरा रही होती। योग के चमत्कारी गुणों के कारण अनेक देशों में इसका अभ्यास हो रहा है। यह बदलाव इस सत्य की पुष्टि करता है कि योग भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर मिस्टर पीटर एमर्सन की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर।
सबसे महत्वपूर्ण बात सोचने की ये है कि समाज या राष्ट्र का असली नेता या नेतृत्व करने वाला कौन और कैसा व्यक्ति हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि पॉलिटिकल लीडर अनिवार्य रूप से अच्छा ही हो, एक अच्छे पृष्ठभूमि से हो, जिसके अंदर राइचसनेस या सदाचार हो और साथ में जन कल्याण की चाहत भी हो। और यही कारण है कि पीटर एमर्सन इस बात के पक्षधर हैं कि वोटिंग सिस्टम चॉइस से नहीं बल्कि चूज करके हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।